Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Avlokan IAS has started a new initiative in which we are going to decode the secrets which are hidden in Topper's copies. So the name of the initiative is Topper's Copy Secrets. So we are going to decode the Topper's answers, in which we would find out what different they have written in their answers which made them a topper. So today we have picked the answer of Sakshi Dubey ma'am, AIR 1 2024। सो 2024 की जो टॉपर है AIR 1, इनके आंसर को हमने यहाँ पर पिक किया है एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ सी हैज रिटन द आंसर एंड हाउ सी हैज अप्रोच द कंप्लीट क्वेश्चन। सो ये हम डिकोड करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज with the elephant being a vital part of Buddhist faith. Okay, so the question is from ancient India and question is related to Buddhism. With the elephant being a vital part of the Buddhist faith, it was widely represented in the sculptures as well. Discuss. So यहाँ पर बौद्ध आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण हाथियों को बौद्ध मूर्ति कला में भी व्यापक रूप से दर्शाया गया है। इसकी यहाँ पर चर्चा करनी है। सो द कीवर्ड इज डिस्कस हेयर। सो यहाँ पर वी नीड टू फोकस कि विच कीवर्ड is given in the question. What question is asking? Is it asking a critical evaluation? Is it asking a critical analysis? Or is it asking to elaborate? Or is it saying discuss? So ये सारे जो की टर्म्स हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं क्वेश्चन में, इनका हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। सो यहाँ पर जो पूछा गया है दैट इज अबाउट डिस्कस। सो यहाँ पर 150 वर्ड्स में लिखना है एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन दिस इज। सो लेट अस सी कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है। Elephant has been associated with birth of Buddha and thus is considered as an auspicious symbol in ancient tradition. So अगर आप यहाँ पर देखो, the question is approached very well कि किस तरीके से बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में जो भी 10 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो इससे हमें एक बात पता चलती है जो कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को पता होती है कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसका जो इंट्रो होता है वो आपको बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टू द पॉइंट और कम से कम शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 3 to 4 लाइन्स आर मैक्सिमम फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 3 लाइन ही सफिशियंट है, और अगर थोड़ा सा भी कंटेंट ज़्यादा हो रहा है देन 4 लाइन्स आर मोर देन सफिशियंट। सो 10 मार्क्स से क्वेश्चन में इंट्रो इससे ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। सो इन द सिमिलर मैनर साक्षी दुबे मैम हैज ऑल्सो रिटन। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो उसी तरीके से यहाँ पर आंसर को लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इंट्रो को यहाँ पर फ्रेम किया गया है। और आप देखो तो यहाँ पर एलिफेंट को अंडरलाइन किया है केवल बर्थ ऑफ बुद्धा से, क्योंकि ये रिलेटेड है, दिस इज द कीवर्ड। सो यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया गया है, ऑस्पिशियस को अंडरलाइन किया गया और सिंबल को। सो ओनली द 3 कीवर्ड्स आर अंडरलाइंड है, उन्हीं को ही हाईलाइट किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे हाईलाइट most of the thing in their answer, they highlight irrelevant thing also in their answer, so उससे उनका आंसर जो है ना बहुत ही खराब लगने लगता है। so this must be avoided। अब अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत और क्या हो सकता था, in Buddhist tradition elephant symbolizes strength, wisdom and a peaceful mind। so इसको हम दूसरी तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को, that I am telling, और अदरवाइज जिस तरीके से फ्रेम हुआ है that is also good। it plays a central role in many events associated with the Buddha's life। तो जो elephant है it plays many events central role in many events which are associated with the life of Buddha। so ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रो में लिखी जा सकती हैं। अब अगर आप देखो कि एलिफेंट इन बुद्धिज्म, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस पूछा गया है, ज़्यादा कुछ हेडिंग बनानी नहीं है, तो एलिफेंट इन बुद्धिज्म क्योंकि क्वेश्चन इज डायरेक्टली एलिफेंट से रिलेटेड है, डायरेक्टली एलिफेंट की बात हो रही है। हो सकता है यहाँ पर हॉर्स की भी बात हो सकती थी, बट नहीं, यहाँ पर एलिफेंट की बात हुई है। और यहाँ पर जो छोटी सी हेडिंग बनाई है दैट इज एलिफेंट इन बुद्धिज्म। और फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कनेक्टिंग पैरा लिख दिया है कि हाँ थोड़ी सी और डिटेल देनी थी, तो इन्होंने क्या किया कि इंट्रो को सेपरेट रखा, उसको लेंदी नहीं किया, एक छोटी सी हेडिंग देकर उन्होंने कनेक्टिंग पैरा लिख दिया है। और यहाँ पर क्या किया, इन महायान बुद्धिज्म बर्थ ऑफ बुद्धा हैज बीन डिपिक्टेड थ्रू अ वाइट एलिफेंट। तो महायान बुद्धिज्म में, क्योंकि महायान बुद्धिज्म कीवर्ड था तो इसको अंडरलाइन कर दिया। वाइट एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट वाइट एलिफेंट था यहाँ पर तो उसको मेंशन कर दिया। दिस हैज फर्दर बीन रेप्लिकेटेड इन
वेरियस बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एज वेल। तो यहाँ पर बता दिया कि भाई महायान बुद्धिज्म में व्हाइट एलिफेंट को बुद्धा के बर्थ से एसोसिएट किया गया है, और बुद्धिस्ट के बहुत सारे स्कल्पचर्स में भी यहाँ पर इसको रेप्लिकेट किया गया है। तो यहाँ पर बता दिया कि अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर इसको और ज़्यादा रेप्लिकेट किया गया है, इसको एलिफेंट को। सो यहाँ पर आप देखो ये कनेक्टिंग पैरा लिख दिया, दैट इज गुड। ये अप्रोच इस आंसर पर फिट बैठ रही है। अगर कोई दूसरा आंसर है वहाँ पर हम जरूरी नहीं यही करने वाले हैं कि इंट्रो लिख दिया और उसके बाद हमें एक कनेक्टिंग पैरा लिखना है तभी हमें बताना है, नहीं। हो सकता है कि वहाँ पर हम कुछ डेटा लिख रहे हो सकता है वहाँ पर कुछ रिपोर्ट लिख रहे हो सकता है कि हम डायरेक्ट हेडिंग लिखकर पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दें। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू डिफरेंट आंसर्स। सो यहाँ पर कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में ही आंसर लिखना है, देयर आर सर्टेन वेज। सो हर टॉपर अपने तरीके से लिखता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट सी हैज रिटन इज सारनाथ पिलर। तो सारनाथ पिलर यहाँ पर देखो, अब आंसर लिखने का तरीका आपको समझना है कि सी हैज स्टार्टेड पॉइंट विद अ कीवर्ड। सी हैज डायरेक्टली रिटन अ कीवर्ड एंड दैट इज अ सब हेडिंग। दिस इज अ सब हेडिंग, और सब हेडिंग ही कीवर्ड है, और यही कीवर्ड हमारे लिए आई कैचिंग होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमारा जो होगा वो डायरेक्टली इस कीवर्ड को देखेगा, यस सी नोज अबाउट सारनाथ पिलर, और फिर बहुत ही कंसाइसली सी हैज रिटन इन सारनाथ पिलर द कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 4 एनिमल्स। तो यहाँ पर बता दिया कि भाई जो सारनाथ का पिलर है वहाँ पर जो कैपिटल उस पर शो की गई है वो यहाँ पर 4 एनिमल्स को कंसिस्ट करती है, और जिसमें कि एलिफेंट इज वन ऑफ देम। एलिफेंट मतलब कि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर बता दिया कि बुल, हॉर्स, लाइन ये सारे तो हैं, बट एलिफेंट क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है एंड एलिफेंट इज डिपिक्टेड हेयर। सो यहाँ पर आप देखो कि बहुत ही कंसाइसली पॉइंट को फ्रेम करके एक छोटा सा यहाँ पर फ्लो चार्ट टाइप बना के और उसमें चारों नाम लिख दिए, ठीक है। सो द पॉइंट इज रिटन वेरी वेल। 10 एलिफेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड। अब देखो यहाँ पर 10 एलिफेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड ये भी लिख दिया कि चलो ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जो धौली केव्स है, धौली केव्स के बारे में लिख दिया। पहला है सारनाथ पिलर, नेक्स्ट धौली केव्स कि इन उड़ीसा विच वर यूज्ड बाय मॉन्क्स एज बिहारास। तो यहाँ पर उड़ीसा में जो धौली केव्स हैं वो बिहार के तौर पर बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा यूज की जाती थी। इज मेड इन शेप ऑफ ऑल एलिफेंट। तो यहाँ पर शेप ऑफ एन एलिफेंट, तो यहाँ पर एलिफेंट के शेप में यहाँ पर धौली केव को बनाया गया है, जो कि यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा यहाँ पर उड़ीसा में यूज की जाती थी। सो अगेन ए वेरी गुड पॉइंट। अब कई टॉपर्स क्या करते हैं कि अगर हैड इट बीन अ क्वेश्चन फ्रॉम GS2 और GS3 तो हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन इतना लेंथी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ना तो डेटा लिख सकते हो, ना यहाँ पर रिपोर्ट्स लिख सकते हो, ना एग्जांपल्स लिख सकते हो। ऑलरेडी द एग्जांपल इज गिवन कि धौली केव की बात हो रही है, तो उसको आप एलेबोरेट कर सकते हो केवल। तो इसलिए यहाँ पर 2 से 3 लाइन में एलेबोरेट किया गया है पॉइंट को, और अपनी बात को कंसाइसली कहा गया है। नेक्स्ट इज हाथी गुम्फा केव्स। सो हाथी गुम्फा केव्स विच ऑल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हाथी गुम्फा केव में भी एक इंस्क्रिप्शन है, दैट इज खारवेला किंग का, यहाँ पर जिसमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो सिम्बलाइजेस एलिफेंट। तो हाथी गुम्फा केव का नाम ही हाथी गुम्फा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमें एलिफेंट शेप देखने को मिलता है आउटसाइड ऑफ द केव। सो यहाँ पर इसलिए भी हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगेन इट्स ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिफेंट इन बुद्धिज्म, क्योंकि दिस केव वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द स्तूपास। तो यहाँ पर स्तूपास पर भी आप देखोगे देयर आर रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंट कैरिंग लोटस इन देयर ट्रंक। सो यहाँ पर एलिफेंट शो किए गए हैं स्तूपास के ऊपर, जो कि अपने ट्रंक में यहाँ पर लोटस को कैरी कर रहे हैं, डिपिक्टिंग पायसनेस एंड ऑस्पिसिटी ऑफ दिस एनिमल। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे कि बुद्धिज्म में किस तरीके से एलिफेंट यूज होता है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब आप देखो कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक एक वर्ड के पॉइंट लिखते हैं, दे राइट ओनली 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स एंड दे राइट 10 to 12 पॉइंट्स। सो ये आपको नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट 4 to 5 पॉइंट्स, दोज आर मोर देन इनफ। 4 से 5 पॉइंट आप लिख दो, दे आर इनफ। और बट यू हैव टू इलेबोरेट योर पॉइंट, यू हैव टू एक्सप्लेन योर पॉइंट। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, आपको कंसाइसली अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा। अगर यहाँ पर डिस्कस पूछा गया है, अगर एग्जाम्पल्स पूछे गए होते हैं और क्वेश्चन कुछ और होता तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने होते। सो ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी हिसाब से आप अपनी अप्रोच को आपको रखना है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करके उसको आंसर करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें और भी क्या लिख सकते थे कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। सो एलिफेंट इज सिंबल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, दिस पॉइंट कुड बी एडेड है।
एलिफेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन माइंड। सो यहाँ पर ए वाइल्ड एलिफेंट सिंपलाइजेस एन अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर यहाँ पर एक एलिफेंट है जो कि ट्रेंड है, तो फिर वो मेंटल डिसिप्लिन को दिखाता है, जो कि अचीव की जाती है मेडिटेशन के थ्रू। सो बुद्धा हैज़ ऑल्सो अचीव्ड द स्टेज ऑफ बुद्धा थ्रू मेडिटेशन। सो यहाँ पर ये भी एक कोर पार्ट बन जाता है बुद्धिज्म का। सो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी रिटर्न। ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनमें एग्जाम्पल्स पॉइंट्स कैरी कर रहे हैं। ऑलरेडी बताया गया कि कहाँ कहाँ पर एलिफेंट का यूज हुआ है, धौली केव, सांती गुम्फा केव। तो इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर स्पेस दी गई है कंक्लूजन को। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे पॉइंट लिख देते हैं, फिर यहाँ पर जरा सी स्पेस बचती है और एक लाइन में कंक्लूड कर देते हैं। सो दिस मस्ट बी अवॉइडेड। आपको एक प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है, प्रॉपर अपने आंसर को नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करना है। दस एलिफेंट एज ए सिंबल हैज बीन यूज्ड अक्रॉस बुद्धिज्म एंड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हिंदू ट्रेडिशन। तो यहाँ पर बताया कि हाँ ठीक है भाई, अक्रॉस बुद्धिज्म इसको यूज किया जाता है एज ए सिंबल एलिफेंट को। और दिस एलिफेंट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हिंदू ट्रेडिशन एज वेल। तो ये भी बता दिया है। सो दिस इज मेकिंग अ होलिस्टिक कंक्लूजन। कंक्लूजन को भी होलिस्टिक कर दिया है कि भाई और भी जगहों पर भी एलिफेंट का यूज होता है, इसकी भी एक जिक्र इसमें कर दिया है। सो दिस इट इज मेकिंग अ कंप्लीट आंसर। सो बढ़िया आंसर लिखा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मार्क्स देने की बात हो तो इसको 5 मार्क्स मिलने चाहिए इस आंसर को, और एटलीस्ट 4.5 मार्क्स तो बनते ही हैं। ठीक है, सो दिस शुड बी द मार्किंग हियर। सो बट ऑलरेडी सी इज टॉपर, तो यहाँ पर मार्क्स की बात करना बेकार है। और हो सकता है कि ये आंसर्स जो हैं स्टार्टिंग फेज में लिखे गए हों, या फिर एक अच्छी प्रिपरेशन के फेज में लिखे गए हों, तो यहाँ पर क्वालिटी आंसर में नज़र आ रही है। सो इस तरीके से आपको भी अपने आंसर्स को अप्रोच करना है। सो soon we will come with the next question, और देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है। सो थैंक यू। और अगर आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है और फ्री में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो जो हमारे एक इनिशिएटिव है जो अवलोकन IAS के द्वारा स्टार्ट किया गया है, दैट इज़ अ फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारे टेलीग्राम चैनल की, ग्रुप की, जो कि आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है अवलोकन IAS आंसर राइटिंग। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और फिर आप वहाँ पर मॉडल आंसर्स को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू।